प्रतापगढ़ राज्य के समीप बसा था एक गांव हरियालीपुर। वर्षों तक ये गांव अपनी उपजाऊ जमीन और भरपूर वर्षा के कारण जाना जाता था। खेतों में लहलहाती फसलें, किसानों के चेहरे पर मुस्कान और हर घर में रसोई की गर्माहट, यही पहचान थी हरियालीपुर की। लेकिन अब सब बदल गया था। पिछले कुछ वर्षों से गांव की जमीन ने जैसे बोलना ही बंद कर दिया था। न बीज अंकुरित होते थे, न पौधे निकलते थे। हरियालीपुर अनाज से वंचित हो गया था। एक दिन हरियालीपुर गांव का माधव नाम का किसान गांव के मुखिया से बोला, मुखिया जी, अब आप ही बताइए कि आखिर ये हमारे गांव को हो क्या गया है। वर्षा भी समय पर होती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, लेकिन जमीन है कि बंजर की बंजर बनी हुई है। अरे मैं जब गांव के लोगों को भूख से तड़पते देखता हूं तो मेरा तो कलेजा बाहर आ जाता है। क्या करूं, इतना कुछ देखकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं तो अपने आप को बेबस सा महसूस करता हूं अब। हाँ माधव, मैं भी कई रातें इसी सवाल के साथ जागता हूं, लेकिन सच कहूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जमीन में जान होते हुए भी जैसे वो हमसे मुंह मोड़ चुकी है। तो हमें क्या चुप बैठे रहना चाहिए? देखिए मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को लेकर जमींदार जी से बात करनी चाहिए। आखिर कब तक हम इस मुसीबत में ऐसे ही पड़े रहेंगे? अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये गांव उजड़ जाएगा और यहाँ सिर्फ वीरान रह जाएगा और रह जाएंगी हमारी यादें। माधव और मुखिया दोनों सीधा गांव के बुजुर्ग जमींदार की हवेली की ओर रवाना हो गए। हवेली कभी गांव के गौरव की निशानी थी, पर अब यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे पता था एक दिन तुम दोनों को मेरी हवेली तक आना ही पड़ेगा। बताओ भाई, क्या बात है? जमींदार, आप तो जानते ही हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। गांव की हालत किसी से छिपी नहीं है। हमारे खेतों ने अन्न देना बंद कर दिया है। वर्षा समय पर हो रही है, हवाएं वही हैं, लेकिन जमीन जैसे हमसे रूठ सी गई है। बस हम इसी विषय को लेकर आपके पास आए हैं जमींदार जी। गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा अब रोज पेट भरने की लड़ाई लड़ रहा है और आप हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा क्या हो गया है? हाँ, तो माधव, अब तुम तो जानते हो मैं उन जमींदारों में से नहीं हूं जो केवल अपने लिए जीते हैं। जब पहली बार खेतों ने अन्न देना छोड़ा, मैंने अपने गोदाम के सारे भंडार गांव वालों के लिए खोल दिए थे। हाँ, और ये बात पूरे गांव को याद है जमींदार जी। आपने तब हमारे बच्चों को भूखे नहीं सोने दिया था, इसीलिए तो हम आपके पास फिर से उम्मीद लेकर आए हैं। हाँ, लेकिन अब मेरा परिवार मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं गांव को छोड़ दूं। उनका कहना है कि जब खेती ही नहीं है तो जमींदारी का क्या मतलब। अगर आप ही चले गए तो ये गांव किसका रह जाएगा? अब देखो, मैं कुछ निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे भीतर से एक बात उठती है कि मतलब अब कहीं ना कहीं इस रहस्य का उत्तर किसी पहुंचे हुए साधु के पास हो सकता है। कोई ऐसा जो प्रकृति की भाषा समझता हो, जो जमीन की चुप्पी को पढ़ सके। जमींदार की बात सुनकर माधव और मुखिया दोनों कुछ देर तक शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन साथ ही हल्की सी उम्मीद की लौ भी जल उठी थी। हाँ, आपने जो कहा वो शायद बिल्कुल सही है। अब हमें किसी सिर्फ ऐसे साधु की तलाश करनी है जो हमारे गांव की जमीन को फिर से जगा सके। माधव और मुखिया अब हवेली से बाहर निकल गए। दोनों के कदमों में थकान थी, लेकिन मन में एक नई तलाश की शुरुआत भी थी। हरियालीपुर के बंजर होते सपनों में अब एक नई किरण झलक रही थी। माधव उस दिन खेत से लौटकर अब अपने घर पहुंचा तो राधा की आंखों में छिपी चिंता उसके दिल को चीरने लगी थी। अनाज अब खत्म हो चला है माधव, मुश्किल से 2 या 4 दिन का बचा है, फिर क्या होगा? अरे मैं कितना असहाय हूँ राधा, मैं क्या कहूँ। एक किसान होकर भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आखिर कब तक चलेगा ये सब? हमारा गांव कितना खुशहाल हुआ करता था। हरियालीपुर का नाम भी तो इसी वजह से पड़ा था, मगर अब न जाने किसकी नजर लग गई हमारे गांव को।
राधा की बातों ने माधव के भीतर की बेचैनी और बढ़ा दी थी। वो चुपचाप घर से निकल गया और अनजाने में ही जंगल की ओर बढ़ चला। उसे पता नहीं था कि उसके कदम उसे कहाँ ले जा रहे हैं। तभी भारी आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। कहाँ जा रहे हो बच्चा? आगे एक तालाब है। माधव चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अगर मैं तुम्हें आवाज ना देता तो तुम तो उस तालाब में गिर ही जाते। ऐसा क्या सोच रहे थे बच्चे कि तुम्हें अपना आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा? माधव धीमे कदमों से साधु के पास जाकर बैठ गया और गांव की सारी कहानी उन्हें सुना दी। साधु महाराज, ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती माँ ही हमसे नाराज हो गई है। समझ ही नहीं आता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। साधु ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर गहराई से माधव की ओर देखा। कभी कभी हालात को बदलने के लिए किसी एक को तो पहला कदम बढ़ाना ही पड़ता है बच्चा। मैं समझा नहीं साधु महाराज, आपका मतलब क्या है? तुम्हारी जमीन बंजर है ना? जाओ उसी बंजर जमीन पर हल चलाओ, सत्य तक पहुंच जाओगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु बाबा? बंजर जमीन पर हल चलाकर मैं क्या पालूंगा? ऊपर से शरीर थक जाएगा और खाने के लिए कुछ ना मिलेगा तो मर जाऊंगा अलग से। कुछ ना बचेगा फिर तो और साधु महाराज। बच्चे, जमीन मां होती है और कोई भी पुत्र अपनी मां से निराश होकर मुंह नहीं मोड़ता। मैंने जो कहा वही करो, जाओ। इतना कहकर साधु उठे और धीरे धीरे जंगल में ओझल हो गए। माधव बिना कुछ बोले वापस अपने गांव लौट आया। अगले ही दिन सूरज निकलते ही माधव ने अपनी बंजर जमीन पर हल चलाना शुरू कर दिया। गांव वाले चकित थे। ऐसी जमीन पर कोई हल क्यों चलाएगा? अरे माधव, तू पागल वागल हो गया है क्या? ये बंजर जमीन पर हल काहे चला रहा है? क्या कभी वहां अन्न उग पाएगा? कुछ भी कर रहा है। माधव कुछ कहने ही वाला था कि उसने साधु की बात याद करके चुप्पी साध ली। मैं एक किसान हूं मुखिया जी, और जमीन मेरे लिए मां के समान है। और अगर मां नाराज हो जाए तो क्या बेटा उसे मनाने की कोशिश नहीं करेगा? मुखिया थोड़ी देर तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। अरे लगता है तेरा दिमाग चल गया है। खैर, मैं तो ये कहने आया था कि गांव की हालत अब हाथ से निकलती जा रही है। हमें महल जाकर राजा के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। ये सुनकर माधव ने हल रोक दिया। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ महल चलने को तैयार हूं। मुखिया और माधव प्रतापगढ़ राज्य की ओर रवाना हो गए। कुछ ही समय में वो राजमहल के भव्य दरबार में खड़े थे। सिंहासन पर राजा प्रताप विराजमान था। उनके पास मंत्री सूरज सिंह बैठा था। महाराज, हमारे गांव की दशा अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। क्या हुआ मुखिया? अरे ये क्या बकवास है? मेरे राज्य में तो हर वर्ष अच्छी खासी बारिश होती है। अब जमीन को और क्या चाहिए? पानी तो भरपूर है ना। और तुम्हारा गांव तो वैसे भी हरियालीपुर के नाम से जाना जाता है। वहां हर समय हरियाली ही रहती है। तो फिर यह कैसे संभव है कि वहां की जमीन अन्न देना बंद कर दे? महाराज, यही बात तो हमारे भी होश उड़ा रही है। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मगर जो कुछ भी मुखिया जी कह रहे हैं वो 100% सच है महाराज। यदि आपको हम पर शक है तो आप स्वयं सच्चाई को जानने के लिए चल सकते हैं हमारे साथ। राजा प्रताप कुछ पल गंभीर सोच में डूब गया। मंत्री जी, आप क्या कहते हैं इस विषय पर? महाराज, मेरा मानना है कि राजकुमार आदित्य को वहां पे भेजा जाए। वो स्वयं सब देखेंगे, समझेंगे और निर्णय करेंगे। तुम ठीक कहते हो मंत्री। ठीक है, तो तुम दोनों जा सकते हो। हम इस बात की सच्चाई को जानने के लिए अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को हरियालीपुर भेजेंगे। जाओ। मुखिया और माधव वहां से लौट आए। अगली सुबह माधव फिर बंजर जमीन पर हल चलाने लगा।
ए माधव, आखिरकार तुझे हो क्या गया है? पगला गया है क्या? मुखिया जी, मुझे बस हल चलाने दीजिए। मुखिया कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर चुपचाप अपने घर चला गया। अगली सुबह राजकुमार आदित्य हरियालीपुर की ओर निकल पड़ा। दोपहर होते होते वो गांव की सीमा पर पहुंच गया। आइए आइए राजकुमार आदित्य, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलो, मुझे अपने खेतों की ओर ले चलो। मुखिया राजकुमार को गांव के खेतों की ओर ले गया। वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। खेत बंजर थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द की जमीन हरियाली से लहला रही थी। बाप रे, ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे गांव की जमीन को ये हो क्या गया है? यही बात तो मैंने महाराज को बताई थी राजकुमार। वाकई में तुम सत्य बोल रहे हो। तभी राजकुमार की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, माधव, जो सूखी जमीन पर लगातार हल चला रहा था। ये बताओ, ये इस बंजर जमीन पर हल क्यों चला रहा है? अब क्या कहें राजकुमार, ये बहुत मेहनती किसान है। शायद घर बैठने से थक गया है और उम्मीद कर रहा है कि हल चलाने के बाद शायद जमीन कुछ उगल ही दे। राजकुमार आदित्य वापस महल लौट आया और पिता से मिलने गया। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा, हरियालीपुर के खेत बंजर हो चुके हैं। वहां की हालत बहुत बुरी है, लोग भूख से जूझ रहे हैं। ओहो, ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक मामला है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? फिलहाल तो गांव वालों को मदद की बहुत आवश्यकता है। तभी राजगुरु महल में प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। महाराज, हरियालीपुर गांव से दूर रहिए। वहां की बंजर जमीन संकेत है कि वहां कोई घोर कार्य हो रहा है। वहां अंधकारमय शक्तियां डेरा डाले हुए हैं। यदि आपने हस्तक्षेप किया तो यह विपत्ति पूरे राज्य में फैल सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन राजगुरु, वहां के किसानों को मदद की बहुत आवश्यकता है। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्हें अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। राजगुरु वहां से चले गए। राजा प्रताप उठे और बोले, हाँ, तुम जानते हो कि हम राजगुरु की बात को नहीं टालते। ठीक है, अब यह मामला यहीं पे समाप्त होगा। राजा प्रताप वहां से चले गए, पर राजकुमार आदित्य के मन को चैन न मिला। अगली सुबह राजकुमार आदित्य महल से चुपचाप निकला और कई अनाज की बोरियां लेकर हरियालीपुर जा पहुंचा। मुखिया जी, इन बोरियों को गांव वालों में बांट दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, लेकिन हमारी जमीन तो अब भी सूखी है, उसका क्या करें? देखो मुखिया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं कि मेरे पिता और राजगुरु ने इस गांव की मदद से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी इस मामले में हस्तक्षेप ना करूं। लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से गांव की हालत देखी है तो मेरा मन विचलित हो गया। मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। हाँ, लेकिन अगर हमारे राजा ही हमसे मुंह मोड़ लेंगे तो हमारा क्या होगा राजकुमार? अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। करिए ना, कुछ कर पाए तो आप। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं गांव आता रहूंगा। मैं अपने स्तर से सच जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, यह बात किसी भी हालत में मेरे पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है? हाँ, आपकी बात का सम्मान रखेंगे राजकुमार, किसी को पता नहीं चलेगा। राजकुमार आदित्य वहां से चुपचाप लौट गया, लेकिन उसके मन में सवाल और बेचैनी अब भी ज्यों की त्यों बनी रही। कुछ दिन बीत गए। सूरज हर रोज अपने समय पर उगता और ढलता, पर हरियालीपुर गांव की बंजर जमीन अब भी वैसी की वैसी ही थी। कोई उम्मीद की किरण नहीं थी, कोई हरियाली नहीं उगी थी। लोग हंसते थे, तंज कसते थे, मगर माधव रोज उसी सूखी मिट्टी पर हल चलाने चला जाता था। माधव, क्या सच में तुम्हारा दिमाग फिर गया है? सब गांव वाले अब तुम्हें पागल समझने लगे हैं। आज मुखिया जी भी घर आकर ताना मार के गए कि तुम्हारा पति बंजर जमीन पर हल चला रहा है। क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा?
राधा, तुम्हें जो लग रहा है वही सबको लग रहा है, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं वो कोई नहीं देख पा रहा। कुछ दिन पहले एक साधु महाराज मिले थे मुझसे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं इस जमीन पर हल चलाऊं तो मुझे सत्य का मार्ग मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जब मिट्टी बोलती नहीं तब रहस्य पुकारते हैं। उसी दिन से मैं यहां आ रहा हूं। एक साधु ने कहा, और तुम उस पर विश्वास करके इस तरह अपनी जान खपा रहे हो? ए राधा, ये जो सब कुछ अचानक हो गया है ना, सूखा, फसलें बर्बाद, तालाब का सूखना, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। कोई ना कोई कारण है, कोई छुपा हुआ सच है जो सामने आना चाहता है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। राधा की आंखों में चिंता थी, लेकिन माधव की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे चुप करा गया। अगले दिन रात को माधव फिर से हल लेकर खेत में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था। हाँ, आज जमीन कुछ अलग सी लग रही है, जैसे कुछ कह रही हो। तभी झाड़ियों के पीछे कोई गहरा गड्ढा था और उसके भीतर उतरती एक गुफा दिखाई दी। हे भगवान, ये तो कोई गुफा लगती है। इतनी बड़ी गुफा, और अब तक इसे किसी ने देखा भी नहीं। झाड़ियों को हटाते ही एक कोने में धीमे से जलती मशाल दिखी। उसका पीलापन अंधेरे में कांप रहा था। ये मशाल, इसका मतलब कुछ देर पहले यहां कोई था। कौन हो सकता है? माधव गुफा के भीतर चला गया। हवा में सीलन की बू थी। कुछ कदम चलते ही उसे सामने एक गलियारा दिखा। ये रास्ता, ओ, ये तो बहुत गहरा है। ये कहां जाता है? गलियारे के बीच में उसे सीढ़ियां दिखी जो नीचे जाती थीं। हर सीढ़ी मानो किसी रहस्य की ओर खींच रही थी। अगर ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं तो इसका मतलब नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है। माधव सीढ़ियां उतरता गया। सुरंग ठंडी थी, लेकिन हवा में एक विचित्र कंपन था। कुछ देर बाद सुरंग एक विशाल चबूतरे पर खुली। सामने एक बड़ा द्वार था, बंद, रहस्यमयी और शाही निर्माण जैसा। अरे बाप रे बाप, ये तो किसी महल जैसा द्वार लगता है। लेकिन ये यहां क्यों है और ये गुफा कहां तक जाती है? तभी माधव को हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के बोलने की आवाज, मानो कोई सभा चल रही हो। अरे, ये तो राजा प्रताप सिंह की आवाज है। माधव के चेहरे पर भय और आश्चर्य दोनों थे। वो समझ गया था, ये गुफा महल से जुड़ी है। ये रास्ता कहीं प्रतापगढ़ के महल के अंदर तक जाता है। ओ, अगर ये सच है तो इसका मतलब हमारे गांव की तबाही कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उस रात माधव वापस उसी सुरंग से बाहर निकला। सुबह होते ही उसने सारी बात राधा को बताई। मतलब महल से हमारे गांव तक कोई गुप्त सुरंग है? हाँ राधा। माधव उस दिन उसी जंगल में चला गया जहां कुछ रोज पहले उसकी मुलाकात एक साधु से हुई थी। साधु ठीक उसी स्थान पर बैठा था। साधु महाराज, प्रणाम प्रणाम। मैं तो आपको ही ढूंढता फिर रहा था। मुझे मालूम था माधव कि तुम यहां जरूर आओगे। कहो, बताओ, तुमने बंजर जमीन में क्या देखा? महाराज, मैंने एक सुरंग देखी और मुझे लगता है कि वो सुरंग सीधे महल की ओर खुलती है। तो समझ लो कि अब तुम रहस्य के बहुत करीब पहुंच गए हो। पर ध्यान रखना, तुम्हें राजकुमार आदित्य को भी अपने पक्ष में करना होगा। उससे कहना कि वो अपने महल पर नजर रखें। और एक बात याद रखना, विचित्र चंद्रमा की अमावस्या की रात आने वाली है। वो रात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी रात रहस्य के सभी दरवाजे खुलेंगे। परंतु साधु महाराज, मैं राजकुमार से कहूं तो मतलब किस पर नजर रखने के लिए कहूं? राजकुमार से कहना कि उसे उसी पर नजर रखनी होगी जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। कई बार हमारे अपने ही परछाई बनकर सामने खड़े होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इस राह में उसके सामने कुछ ऐसा राज खुल सकता है
जो उसे चौंका सकता है और संभव है कि उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर माधव गहरी सोच में डूब गया। साधु महाराज, मैं तो बस यही चाहता हूं कि हमारे गांव की बंजर जमीन फिर से हरी भरी हो जाए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम सच्चे अर्थों में रक्षक किसान राजा हो। इतना कहकर साधु ने एक अभिमंत्रित सिंदूर की पुड़िया माधव को दी। जब रहस्य तुम्हारे सामने खुले तो इस सिंदूर को उस पर फेंकना जो सारी मुसीबतों की जड़ है, पर याद रखना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे कोई परवाह नहीं। माधव घर लौटा और राधा को सारी बात बताने लगा। तो आप ये सब करने जा रहे हैं? इतना बड़ा खतरा, और गांव में और लोग भी तो हैं, अकेले आप ही क्यों? क्योंकि राधा, मैं अपने किसान भाइयों की सूखी जमीन को फिर से हरियाली से भरते देखना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर। तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। माधव ने मुखिया को भी सारी बात बता दी। ओ, तो अब समझ में आया तुम बंजर जमीन पर हल क्यों चला रहे थे, पर तुम्हारी जान जा सकती है माधव। मुखिया जी, अगर मेरी जान जाती है तो जाए, पर मैं ये जमीन हर हाल में फिर से हरी भरी करके ही रहूंगा। वाह 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 वाह, वाकई में तुम्हारी सोच एक राजा जैसी है माधव। तुम सच्चे रक्षक हो। अगले दिन राजकुमार आदित्य गांव आ पहुंचा। मुखिया आदित्य को साथ लेकर माधव के घर पहुंच गया। राजकुमार, देखिए, मैं आपसे जो कहूंगा वो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। महल के नीचे एक सुरंग है जो सीधा अंदर जाती है। माफ करना माधव, पर हमारे महल में ऐसी कोई सुरंग नहीं है। राजकुमार, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप चलकर खुद देख सकते हैं। आदित्य, माधव और मुखिया फिर उस सुरंग के पास पहुंचे। क्या बात कर रहे हो? यहां से तो मतलब महल की आवाजें आ रही हैं। तुम सही थे माधव। जब आदित्य दरवाजा खटखटाने लगा तो माधव ने उसे रोक दिया। साधु महाराज ने कहा था कि आप अपने महल पर नजर रखें। नजर? पर किस पर? जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं राजकुमार। राजकुमार गहरी सोच में डूब गया। अगले ही दिन सूरज निकलते ही राजकुमार आदित्य महल में अकेले टहलते हुए सोच रहा था। सबसे ज्यादा विश्वास, मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं राजगुरु पर। तभी राजगुरु वहां आ गए। राजकुमार, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं राजगुरु, बस यूं ही। राजगुरु मुस्कुराकर महल के उस हिस्से की ओर बढ़ गए जहां जाना मना था, जिसे जर्जर बताकर सभी को वहां जाने से रोका गया था। ये राजगुरु जा कहां रहे हैं? ये तो वही हिस्सा है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। राजगुरु एक बड़े बरामदे में पहुंचे जहां चारों ओर तंत्र मंत्र के चिन्ह और सामग्री फैली हुई थी। आदित्य की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ओ, यहाँ तो कोई काली तंत्र विद्या हो रही है, लेकिन क्यों? राजगुरु किसी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद कदमों की आहट हुई और एक परछाई पास आती गई। आदित्य के चेहरे पर स्तब्धता फैल गई। अरे बाप रे, ये तो मेरे पिता के विश्वास पात्र मंत्री हैं। आखिरकार चल क्या रहा है? राजगुरु और मंत्री दोनों वहां से चले गए। आदित्य चुपके से सामने गया और विशाल द्वार की ओर बढ़ा। ये तो वही द्वार है, शायद ये उसी सुरंग की ओर जाता है। द्वार के पीछे सुरंग थी। आदित्य नीचे उतरा और कुछ ही देर में खुद को हरियालीपुर गांव में पाया। ओ, ये तो महल से गांव तक का गुप्त रास्ता है, और ये कितना आसान रास्ता है। मैंने सब देख लिया है माधव और मुखिया जी।
राजगुरु और मंत्री किसी तंत्र विद्या में लिप्त हैं। ओ, तो वो परछाई मंत्री की थी। अब समझ में आ रहा है कि हमारे खेत बंजर क्यों हो रहे हैं। और आज की रात, आज तो चंद्रमा की अमावस्या है और यही सबसे सही मौका है। हाँ, हम आज रात ही महल के उस हिस्से में पहुंचेंगे और हाँ, हम लोग सुरंग से जाएंगे। पर राजकुमार, द्वार तो बंद था। मैंने कुंडी खोल दी थी, बहुत चालाकी से, तुम चिंता मत करो। पर अगर मंत्री और राजगुरु फिर से उसे बंद कर दें तो? नहीं 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 नहीं, उन्हें पूरा भरोसा है कि वहां कोई आता जाता नहीं है और मैंने उन पर कोई शक नहीं होने दिया कि वहां कोई आया होगा, इसलिए वो बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर देर किस बात की? आज की रात है राज खोलने की रात। रात धीरे धीरे काली चादर की तरफ चारों ओर फैलने लगी। मुखिया, माधव और राजकुमार आदित्य उस रहस्यमयी सुरंग की ओर बढ़ चले। राजकुमार, लगता है कि भीतर कोई विशेष तांत्रिक साधना चल रही है। तो ठीक है, चलो आज देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी प्रक्रिया है जिसने हरियालीपुर के खेतों को सूखा बना दिया। चलो। राजकुमार आदित्य ने एक जोरदार लात मारी और भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। सामने का दृश्य देखकर तीनों स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये तो मानव कंकाल है। राजगुरु मंत्रोच्चारण कर रहा था। मंत्री मौन अवस्था में बैठा था और वहां पर राजकुमार आदित्य के पिता महाराज प्रताप सिंह बेसुध अवस्था में बैठे थे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। राजगुरु, ये क्या हो रहा है और मेरे पिताजी की ये हालत क्यों है? बकवास बंद करो राजकुमार, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो राजगुरु, लेकिन अच्छाई के सामने उसका अस्तित्व नहीं टिकता। अब सच सच बताओ, हरियालीपुर की बर्बादी का कारण क्या है? अब भी समय है, लौट जाओ राजकुमार, वरना पछताओगे। ओ, तो अब मुझे समझ में आया, इसीलिए तुमने मुझे हरियालीपुर से दूर रहने को कहा था, ताकि तुम्हारा ये घिनौना षड्यंत्र छुपा रहे। और मेरे पिताजी, इनकी ये दशा क्यों है? क्या किया तुमने इनके साथ, बताओ चुपचाप। इन्हीं बातों के बीच राजकुमार आदित्य के पिता की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। आदित्य, मुखिया, माधव, तुम लोग यहाँ? महाराज, आपके पुत्र ने ही हमारे वर्षों की साधना पर पानी फेर दिया, अब इसकी बलि आवश्यक है। ओह, मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि अपने पुत्र की भी बलि देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो उन किसानों को भी भूखा मरवा सकता हूँ जो मेरी राह में रुकावट बनेंगे। राजकुमार आदित्य उस रहस्य को सुनकर चौंक गया, जिसे वो सोच भी नहीं सकता था। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब सच है? हाँ, वही जो तुमने सुना। और अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। मैं बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता आदित्य। मैं हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता हूँ, जवान रहना चाहता हूँ। एक दिन मैंने ये इच्छा अपने राजगुरु से जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा केवल एक विशेष प्रकार के राक्षस के जरिए पूरी हो सकती है। उस राक्षस को बुलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होता है और उस अनुष्ठान के लिए हरियालीपुर से भरी उपजाऊ जमीन चाहिए। तभी मुझे याद आया कि हमारे महल से एक गुप्त सुरंग हरियालीपुर गांव तक जाती है। उसी के माध्यम से हम ये अनुष्ठान कर सकते थे। मैंने राजगुरु और अपने मंत्री को भरोसे में लिया और कहा, जब मैं अमर हो जाऊंगा तो तुम दोनों को भी वैभवपूर्ण जीवन दे सकूंगा। मंत्री भी मेरे साथ सहमत हो गया। बस जरूरत थी तो उपजाऊ धरती की, और हरियालीपुर हमें सबसे उपयुक्त लगा। ओ, तो इसका मतलब इसी वजह से हमारे खेत अचानक से सूखने लगे, अचानक से अनाज पैदा होना बंद हो गया, जमीन जैसे बेजान हो गई हो, हैं? अरे मूर्ख, तुम्हारी जमीन ने अनाज उगाना बंद नहीं किया। तुम्हारी जमीन का सारा अनाज तो राक्षस निगल गया। आज की रात हम उसे फिर से बुलाने वाले थे,
जैसे ही वो आता, हरियालीपुर के सारे किसान उसका पहला भोजन बनते और वो प्रसन्न होकर राजा प्रताप, मुझे और मंत्री जी को अमर और जवान बना देता। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा अनुष्ठान अधूरा रह गया। कुछ पल और, बस कुछ ही पल और वो राक्षस प्रकट हो जाता। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। इतना बोलकर राजा प्रताप राजगुरु की ओर देखकर बोला, अब आगे क्या करना है राजगुरु, बताइए। अब अनुष्ठान के अनुसार जो व्यक्ति अनुष्ठान में विघ्न डालता है उसकी ही बलि देनी पड़ती है। और महाराज, आपके अपने पुत्र राजकुमार आदित्य की बलि देनी होगी। उसकी बलि से राक्षस प्रकट होगा और उसके बाद हम सामने खड़े किसान और माधव को भी राक्षस के सामने फेंक देंगे। उसके बाद राक्षस सारे गांव को निगल जाएगा और हम अमर हो जाएंगे। तुम सबने अमरता के लिए अपनी आत्मा बेच दी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दूंगा। मैं तुम तीनों की गर्दन इस धरती पर गिरा दूंगा। माधव को तभी साधु महाराज की कही बात याद आ गई। तुम्हारे सामने वो दृश्य आएंगे जिन पर विश्वास करना कठिन होगा। आप समझ आया साधु महाराज का इशारा, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। माधव ने तुरंत अपनी पोटली से वो विशेष सिंदूर निकाल लिया और राजा प्रताप के ऊपर फेंक दिया। फिर थोड़ी मात्रा राजगुरु और मंत्री पर भी फेंक दी। सिंदूर लगते ही तीनों का शरीर जलने लगा। उनके चेहरे विकृत हो गए। नहीं, ये संभव नहीं है। अरे ये इतना शक्तिशाली सिंदूर ये साधारण किसान कैसे ला सकता है? ये तो कोई तपस्वी साधु दे सकता है। तभी रंग बिरंगे प्रकाश के साथ साधु महाराज प्रकट हो गए। मूर्खों, ये अभिमंत्रित सिंदूर मैंने दिया था और ये केवल उसे ही दिया जा सकता है जिसके भीतर मानवता हो, निस्वार्थता हो और दूसरों के लिए बलिदान का भाव हो। माधव के भीतर मैंने वो भावना देखी, अपने गांव, अपने किसान भाइयों के लिए। राजा, राजगुरु और मंत्री पूरी तरह जलकर राख हो गए। माधव खड़ा रहा, ज्यों का त्यों। अब उसके भीतर डर नहीं बल्कि गर्व था। लेकिन साधु महाराज, आपने तो कहा था कि राक्षस मुझे भी खा जाएगा। मैं देखना चाहता था कि कहीं तुम डर कर पीछे तो ना हट जाओगे, लेकिन तुम डटे रहे। तुमने अपने गांव के लिए खुद को सौंप दिया। यही एक सच्चे रक्षक की पहचान होती है। अब इस भूमि का राजा कोई और नहीं, माधव है, किसानों का सच्चा रक्षक। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया। अगले दिन आदित्य ने स्वयं को नया राजा घोषित कर दिया। राजा आदित्य के साथ एक नया युग शुरू हुआ। माधव और मुखिया गांव लौट गए। हरियालीपुर की जमीन फिर से हरी भरी हो गई और खेतों में जीवन लौटने लगा। कुछ दिन बाद राजा आदित्य हरियालीपुर गांव में माधव और मुखिया से मिलने के लिए आ पहुंचे और गांव वालों की ओर देखकर बोले, हरियालीपुर की ये मिट्टी अब किसी लोभ की नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो इसे सींचते हैं, जो इसके लिए पसीना बहाते हैं। राजा वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि इस गांव का राजा माधव है। उसने मुझे सिखाया, राजगद्दी खून से नहीं बलिदान से पवित्र होती है। राजकुमार, हम तो सिर्फ एक किसान हैं राजकुमार, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी मिट्टी के लिए फिर से तलवार उठाएंगे, लेकिन इस जमीन को अब फिर से किसी को हानि नहीं पहुंचाने देंगे। धूप की पहली किरण जब हरियालीपुर के खेतों पर पड़ी तो वो केवल प्रकाश नहीं था, वो एक नई सुबह थी। किसानों के राजा की सुबह, रक्षक की सुबह।